हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की है। एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो है वो मतलब एक छोटे से पॉइंट में पकड़ के देखो, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है और कैपिटल मार्केट एक लॉन्गर पीरियड के लिए है। तो पहले तो एक डिफरेंशिएट कर लेंगे दो मार्केट्स में। जहां पर हम शॉर्ट टर्म की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सब मनी मार्केट में आएंगी, और लॉन्ग टर्म आपकी होती है एक लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो शॉर्ट टर्म है ना, ये नॉर्मली कहलाता है एक साल से कम टाइम का पीरियड, और कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म के लिए उसको हम नॉर्मली लॉन्ग टर्म यानी एक साल से ऊपर टाइम का पीरियड लेके चलते हैं। तो पहले तो डिफरेंशिएशन हो गया, बेसिक डिफरेंस मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का। अब मीनिंग पे चलते हैं। तो मनी मार्केट के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, यानी जो भी सिक्योरिटीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ऐसी मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की सेल परचेज होगी जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होगा। तो नाम से ही है शॉर्टर पीरियड के लिए है, तो एक साल से कम पीरियड के लिए मैच्योरिटी पीरियड जिन सिक्योरिटीज का होगा, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का होगा, वो हमारी मनी मार्केट के अंदर होंगे। ये मार्केट जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते कौन कौन से हैं। लो रिस्क बट अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रिस्क कम है पर सिक्योरिटी नहीं है, अनसिक्योर्ड है, और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब यहां पर है कि बहुत ही कम समय के लिए भी हो सकता है और मैक्सिमम एक साल के लिए होगा। एक साल भी कह सकते हैं, वो भी नहीं। एक साल मतलब 365 दिन होते हैं ना, इसको मैक्सिमम 364 डेज के लिए कहते हैं, यानी एक साल भी पूरा नहीं होता मनी मार्केट। हाईली लिक्विड है, इजिली बहुत आसानी से कैश में ट्रांसफर होता है, कैश में कन्वर्ट होता है, और ट्रेड होता है एवरी डे। मनी मार्केट की अपनी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, और सारी सारी ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो टेलीफोन पर या इंटरनेट पर होती हैं, ऑनलाइन। और ये जो मार्केट है इसमें अगर आपको पैसा रेज करना है तो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए इस मनी मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो। अगर पैसा आपको चाहिए शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए तो मनी मार्केट में जाना पड़ेगा। ये फीचर्स ये हैं कि आपको शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करेगा, यानी कि बहुत ही कम समय, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट से ले सकते हो। ह्यूज आउटले, आउटले मतलब अमाउंट बहुत बड़ा है। इसमें आपकी छोटी मोटी ट्रांजेक्शन नहीं होती, 100, 200, 400 वाली ट्रांजेक्शन नहीं होती। इसमें एक एक सिक्योरिटी की वैल्यू बहुत हाई होती है, अभी आपको बताऊंगा कैसे। ड्यूरेशन इसका 1 दिन से लेकर 1 साल, यानी 1 दिन का ड्यूरेशन भी होता है इसके अंदर शॉर्ट पीरियड में, और 1 साल तक का, 1 साल से कम होता है मतलब लेस देन 1 ईयर, मतलब 364 डेज मैक्सिमम। लिक्विडिटी हाई है, सेफ्टी है, रिस्क कम है, और रिटर्न्स लेकिन कम है। इतना आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में जो शेयर्स में आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे कैपिटल मार्केट में शेयर्स आते हैं, तो शेयर से जो एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत जल्दी आप अमीर बन सकते हो, कंगाल भी बन सकते हैं कैपिटल मार्केट में, लेकिन अमीर बनने का एक सबसे बड़ा रास्ता शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट से आप अमीर नहीं बन सकते। मनी मार्केट से आप एक लोअर रिटर्न, आपको सिंपल रिटर्न जो आपको कोई भी दे सकता है वैसे वो मिल जाता है, बट आपको बड़ा पैसा मिल सकता है, बड़े अमाउंट। तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे इस मनी मार्केट के अगले टॉपिक के अंदर। मीनिंग समझ आ गया होगा। अब मनी मार्केट के 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, फीचर्स पहले पढ़ ही लेते हैं इसके अंदर, फिर आप इसके इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। फीचर्स मतलब पहली चीज शॉर्ट टर्म बताई दिया मैंने आपको, सारे वही फीचर जो मेरे पीछे बताए वही हैं सारे। मनी मार्केट वो मार्केट जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1 साल से कम का होगा। मार्केट जिसमें रिस्क कम है, अनसिक्योर्ड है, बताया वो भी बताया, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लोकेशन के मामले में कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, सारा काम टेलीफोन इंटरनेट पर होता है। पर्पस इसका है शॉर्ट टर्म फंड रेज करने के लिए है, और टेम्परेरी यार आपको पैसा चाहिए कैश में, या फिर कोई भी आपका पैसा कहीं लगाना भी है जहाँ पे आपको रिटर्न वापस आ सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा अगर आपको लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, बहुत कम टाइम के लिए कहीं लगाना है, तो वो भी आप लगा सकते हो मनी मार्केट में। पार्टिसिपेंट्स कौन है इसके अंदर? पार्टिसिपेंट्स में आरबीआई यानी देश की सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स हैं सारे, एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोन देने का काम करती हैं, ये वो बैंक्स नहीं है, नॉन बैंकिंग है पर फाइनेंशियल कंपनीज हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हमारी कंपनीज खुली हुई है, म्यूचुअल फंड्स एजेंसीज हैं, और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस वैसे हैं। ये सब के सब इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। आम पब्लिक देखो नाम है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम जैसे लोग इस मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? हम इसके अंदर टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे।
ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर और सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, 4 ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे अब आगे जाकर हम इस मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। सेफ्टी है, रिस्क कम है, लिक्विडिटी हाई है, और अब बात करते हैं इसमें वन बाय वन इंस्ट्रूमेंट्स की। अच्छा, इसमें वो बात वही लिखी हुई है, चलो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं। मनी रिक्वायर्ड मैंने बता दिया था, इसमें पैसा बहुत बड़े अमाउंट में लगता है। एक सेकंड, हाँ जी बोल। हाँ ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, क्लास में हूँ। ठीक है, तो अमाउंट बहुत ज़्यादा अगर आपको चाहिए, बड़े अमाउंट में चाहिए, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और मतलब ले सकते हो, और कहीं लगाना भी हो तब भी लगा सकते हो। लिक्विडिटी, हायर लिक्विडिटी है, रिटर्न लेकिन कम है। मैंने सब चीज़ें बता दी हैं, बस पॉइंट्स लिखे हैं हमारे सारे। अब आता है इसमें पहला इंस्ट्रूमेंट इस मनी में, ट्रेजरी बिल। नाम शायद कहीं सुना भी हो पर मीनिंग नहीं पता होता कई बार। तो ट्रेजरी बिल का मीनिंग है, सबसे बड़ी बात, ट्रेजरी बिल का पहला पार्ट आता है जो कि इसको इशू कौन करता है। इसको आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। मतलब कि आरबीआई को पैसा नहीं चाहिए, पैसा गवर्नमेंट को चाहिए। तो गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, तो आरबीआई के थ्रू, क्योंकि आरबीआई मैंने बताया था आपको बैंकिंग, मनी बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर भी, कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पर सारे काम करती है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर, गवर्नमेंट को जब भी पैसा चाहिए होता है कम समय के लिए, तो आरबीआई उसके बिहाफ पर ट्रेजरी बिल इशू करती है। जो जो खरीदना चाहता है वो खरीद लेते हैं। तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 14 दिन से लेकर 364 डेज का है। यानी मिनिमम 14 डेज के लिए और मैक्सिमम 364 डेज के लिए। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम अमाउंट है, यानी कि एक ट्रेजरी बिल जो इशू होगा वो 25,000 रुपए का होगा, और उसके बाद उसी मल्टीपल्स में होगा। यानी 50,000, 75,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, यानी एक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 25,000 रुपए है। आपको कितने खरीदने हैं, वो आप 4 खरीदने हैं तो 1 लाख रुपए लगेंगे, 100 खरीदने हैं तो 25 लाख रुपए लगेंगे। तो एक गवर्नमेंट को, अगर आप एक इंस्टीट्यूशन हो, क्योंकि बड़ा अमाउंट है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट के पास पैसा जमा कर रहे हो, जमा क्या मतलब, एक तरीके से गवर्नमेंट को दे रहे हो, गवर्नमेंट के रिटर्न देगी आपको। ये बात तो पक्की है, गवर्नमेंट को आप पैसा दे रहे हो, गवर्नमेंट लोन ले रही है एक तरीके से आपके, ऐसा हो गया ना। तो सरकार को पैसा चाहिए, तो सरकार ट्रेजरी बिल इशू कर रही है, और उसमें आपको, आप अगर उस पार्टिसिपेंट की लिस्ट में आते हो जो गवर्नमेंट जिसको इशू कर रही है, तो आप खरीद सकते हो। आम पब्लिक नॉर्मली नहीं खरीदती, मैंने बता ही दिया। और गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा वो इसको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए पूरा करेगी, कि अभी जरूरत है 3-4 महीने के लिए, उसके बाद पैसा वापस दे देगी। ये अब इसमें जो खास बात ध्यान रखने वाली है कि ये इशू कैसे होते हैं। इशू होते हैं डिस्काउंट पर, और रिडीम होते हैं पार पर। आपने डिबेंचर्स का चैप्टर पढ़ा हुआ जैसे कि, बस सिंपल वैसी काम करना है। डिस्काउंट पे इशू होते हैं और रिडीम पे पार पे रिडीम होते हैं। अब डिस्काउंट पे इशू का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने मान लो 1 लाख रुपए के 4 ट्रेजरी बिल इशू किए हैं, ठीक है, 4 यूनिट्स। तो आपने पैसा लगाया कंपनी इस गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल खरीदने में, तो गवर्नमेंट ने आपको डिस्काउंट पे इशू किया। डिस्काउंट का मतलब 1 लाख रुपए ट्रेजरी बिल आपको हो सकता है 90,000 में दे दिया। मतलब कि आपने जो सर्टिफिकेट लिए हैं गवर्नमेंट से वो 1 लाख के लिए, पर आपने गवर्नमेंट को दिए 90,000, डिस्काउंट पे इशू हुए। तो डिस्काउंट पे इशू हुए मतलब आपने गवर्नमेंट को दिए 90,000 हैं, पर जब वापस मिलेंगे तो 1 लाख मिलेंगे। आपने 1 लाख लगाए नहीं, आपने लगाए 90,000 है, पर वापस 1 लाख मिलेंगे। तो रिडीम पार पे हो रहे हैं, यानी वापस आपको पूरे मिलेंगे जितने के आपका अमाउंट लिखा होगा। 1 लाख, जैसे 25-25 हजार के 4 होंगे, तो 1 लाख लिखा होगा तो 1 लाख वापस मिल जाएंगे आपको, लेकिन अभी आपको 90,000 देने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट ने डिस्काउंट पे इशू कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, रिडीम पे पार हो रहे हैं। आपकी जो इनकम है वो गवर्नमेंट 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए ले रही है, 9 महीने के लिए ले रही है, वो आपकी 10,000 रुपए की इनकम हो जाएगी इतने टाइम पीरियड के लिए। और आपका पैसा सेफ है, बिल्कुल सेफ है। सरकार के पास आपने कुछ समय के लिए पैसा डाला, और वो आपको 6, 9, 8 महीने के बाद पैसा वापस मिल गया।
विद 10,000 की इनकम के साथ। मैं 10,000 का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ। ये तो डिस्काउंट का जो परसेंटेज होती है, ये तो मैं 10% वैसे निकाल दिया। 4% है, 6% है, 8% है। एक्चुअली में क्या होता है, ये डिस्काउंट परसेंटेज होती ही नहीं है। इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे डिबेंचर में आप लिखते हो 10% डिबेंचर्स लिखते हो, 12% डिबेंचर्स लिखते हो, तो वो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा होता है इसके ऊपर कितना मिलेगा। लेकिन ये जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं जिसमें कोई परसेंटेज नहीं लिखी होती कि कितना रिटर्न मिलेगा। वो एक तरीके से गवर्नमेंट उस वक्त कहती है कि आपको इतना देना है बस शुरुआत में ही, कि इतना देना है और आपको इतना मिलेगा। तो डिस्काउंट पे बेचे जा रहे हैं और पार पे पेमेंट हो रही है, बस डिस्काउंट का अमाउंट जो है बस वही आपकी इंटरेस्ट की इनकम है इसके ऊपर। हाईली लिक्विड है और फ्रीली ट्रांसफरेबल भी है, नेगोशिएबल है। ट्रांसफरेबल का मतलब है कि आपने अगर ये गवर्नमेंट के 4 ट्रेजरी बिल खरीद लिए तो ये आपके नाम पर आ गए और आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। मान लो आपने अब किसी को 1 लाख रुपए देने हैं, तो दे दो, ये सर्टिफिकेट उसको दे दो, ट्रेजरी बिल उसके हाथ में दे दो, वो जाके गवर्नमेंट से ले लेगा, आपके उसके नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो जिस आपने अगर ट्रांसफर कर दिया, तो जिसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया वो जाके गवर्नमेंट से ले सकता है ऑन टाइम। तो इसका मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल है, किसी के नाम पे ट्रांसफर भी कर सकते हो आप इसको, ट्रेजरी बिल को। और इसको खरीदने वाले कौन है सरकार से? बैंक्स खरीदती हैं, एनबीएफसी बना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एलआईसी है, यूटीआई है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन ट्रेजरी बिल को खरीदती हैं। तो इसको जैसे ये कहा ना, ये जीरो कूपन बॉन्ड है, इस पर आपका शॉर्ट नोट बन सकता है कि बताओ जीरो कूपन बॉन्ड होते क्या है। तो ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती। यहां पर आपने जो पैसा लगाया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, बट आपका जो इश्यू प्राइस है, जो इश्यू प्राइस है वो आपकी रिडम्पशन वैल्यू से कम है, बस ये फर्क है, इसलिए जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। तो मान लो 90 दिन का, 3 महीने का आपका ये ट्रेजरी बिल है, तो गवर्नमेंट हो सकता है कि 1 लाख की फेस वैल्यू है, जैसे एग्जांपल दिया कि इसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपए की है और गवर्नमेंट ने इशू किया, ओहो कहाँ चला गया ये? एक सेकंड रुकना, हट गया ये तो, 1 मिनट दोबारा दे रहा हूँ मैं। सामने आ रहा है ना स्क्रीन पे, ये हट गया? आ रहा है सर। आ रहा है ना? पता नहीं मेरा हट गया था, मैंने कहा फिर कोई वर्ड्स हट गए सारे जैसे कुछ जो लिख रहा था, चलो कोई बात नहीं। तो मैं जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बता रहा था। तो क्या बता रहा था कि इसमें इश्यू प्राइस आपका कम होगा रिडेम्पशन वैल्यू से। तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं ना ऐसे कि अगर फेस वैल्यू इसकी 1 लाख रुपए की है, तो गवर्नमेंट ने इसको 3 महीने के लिए इश्यू किया कि 3 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो 95,000 पे इशू कर दिया 3 महीने के लिए, और वैल्यू इसकी वापस मिलेगी 1 लाख। तो इसको अपने पैराग्राफ में दिखा सकते हो इस एग्जांपल के साथ। तो इसको जब तक आप होल्ड करोगे तो आपको 3 महीने बाद 1 लाख वापस मिल जाएगा। बस ये डिफरेंस जो है 5,000 रुपए का, ये आपकी इनकम हो जाएगी बॉन्ड्स, ये ट्रेजरी बिल खरीदने की। एग्जाम्पल समझ आ गया पूरा? ऐसे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से दे सकते हो कोई भी। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो इस मनी मार्केट में चलता है वो है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर से पहले मैं आपको कॉल मनी, चलो कॉल मनी भी, चलो पहले कमर्शियल पेपर ही करते हैं। कमर्शियल पेपर जैसे जो ट्रेजरी बिल थे सरकार इशू करती है ना, कमर्शियल पेपर कंपनी इशू करती है, यही फर्क है। इसका मैच्योरिटी पीरियड भी 15 दिन से 365 दिन का होता है। ये भी सिस्टम वही है, जैसे सरकार को कम समय के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनीज को भी कई बार कम समय के लिए पैसा चाहिए होता है। अब जैसे ट्रेजरी बिल का जो अमाउंट था मिनिमम 25,000 रुपए था, कमर्शियल पेपर का मिनी अमाउंट 5 लाख रुपए, यानी इससे कम का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। उसके बाद आप इसको 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, जो भी आपको 1-1 लाख की वैल्यू में इसका वैल्यू बढ़ती चली जाएगी कमर्शियल बिल की।
मिनिमम अमाउंट 5 लाख रुपए है। और जो प्रोसीजर है सारा वैसा ही है। जो कंपनीज को ये पैसा चाहिए होता है ना, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, सीजनल नीड्स के लिए। अचानक सीजन आ गया, उस सीजन में पैसा चाहिए, अचानक चाहिए 2-4 महीने के लिए, तो ये कमर्शियल पेपर इशू कर देती है। और इसको भी खरीदने वाले बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, खरीद लेते हैं, क्योंकि इनको भी रिटर्न चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा कहीं लगाएंगे, तो ये लोग पैसा लगा रहे हैं, इनको पैसा चाहिए। अब किन जिन कंपनीज को पैसा चाहिए वो इनको ये बेच देती है, और इनका पैसा पड़ा हुआ है इनके पास, तो ये लगा देते हैं। भाई हमारा पैसा जमा हुआ बैंक में, तो बैंकों ने यहाँ लगा दिया, वहां से रिटर्न आ गया, और वहां से उनको 10-12% रिटर्न मिल गया, हम लोगों को 4% रिटर्न दे दिया सेविंग्स के ऊपर। ये कमाते हैं इसके अंदर पैसा लगाकर। अब ये जैसे ना, इसमें एक वर्ड यूज है ब्रिज फाइनेंस। अच्छा, ये ब्रिज फाइनेंसिंग पे आता हूँ। पहले ये भी तरीका रहेगा, ये भी डिस्काउंट पे इशू होते हैं और रिडीम पार पे होते हैं। सेम प्रोसेस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ट्रेजरी बिल में, वो सेम एग्जांपल यहाँ दे सकते हो। ये भी जीरो कूपन बॉन्ड कहलाते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए लोन, बैंक से लोन लेने की बजाय, ये सबसे बढ़िया और सस्ता और अच्छा रास्ता है, एक ऑल्टरनेटिव है। बैंक लोन ना दे तो अब कंपनीज जो हैं वो इनको कमर्शियल पर इशू कर दे। पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। अब शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर एक टॉपिक, जैसे वहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर, यहाँ पे एग्जांपल देना ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग फंड यूज टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर पब्लिक इश्यूज। अब ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब आपको थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ, जिससे कि आपको डिटेल समझ आ जाएगी ब्रिज फाइनेंसिंग होती है, जिसका एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं किसी भी मतलब छोटा सा क्वेश्चन बनाकर। अब जैसे कि कंपनी को एक बड़ा अमाउंट चाहिए, बड़ा अमाउंट मीन्स 5 करोड़ रुपए चाहिए। अब 5 करोड़ रुपए कहीं बैंक से लोन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, कंपनी को चाहिए ना, तो अपनी कहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी है या कहीं पर कुछ प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो उसके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से आ नहीं रहा, जहां से उसने सोर्स ऑफ फाइनेंस सारे पड़े थे, तो वो कमर्शियल पेपर की तरफ जाती है। कमर्शियल पेपर, अब उसको ये पैसा चाहिए। अच्छा चलो, इन्वेस्टमेंट छोड़ो, इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रिज फाइनेंसिंग का एग्जांपल दूसरा देता हूँ। कंपनी को 5 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि शेयर्स इशू करना चाहती है। ऐसे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट तो उसने करनी है, ठीक है, लेकिन वो शेयर्स इशू करना चाहती है, और शेयर्स इशू करने में खर्चा आता है। मैंने आपको बताया था फ्लोटेशन कॉस्ट बनती है। शेयर्स इशू करने में, 5 करोड़ के शेयर्स इशू करने में उसको एप्लीकेशन पेपर बनवाने पड़ेंगे, उसको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, पता नहीं कितने तमाम खर्चे और सारे होते हैं जो इस शेयर इशू में खर्चे होते हैं। तो एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि कंपनी को रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ रुपीज की फॉर लॉन्गर टर्म। उसके लिए उसको इट नीड्स 50 लाख रुपीज फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी पब्लिक इशू करने के लिए, फ्लोटेस्ट कॉस्ट ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करने के लिए उसको फ्लोटेशन कॉस्ट से 50 लाख रुपए खर्च करने हैं। अब 50 लाख रुपए के लिए उसने कमर्शियल पेपर इशू कर दिए। अगर एक इंस्ट्रूमेंट 5 लाख का है, तो उसे 10 पेपर इशू कर दिए। मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, वो कई करोड़ रुपए की भी होती है। ये तो यहाँ सिर्फ 5 करोड़ लिया है, कहीं यार 500 करोड़ चाहिए, क्योंकि पब्लिक इशू तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है ना, मैंने एग्जाम्पल लिया सिर्फ। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो कि रिक्वायरमेंट 500 करोड़ की है, जिसके बदले में उसको शायद 50 करोड़ रुपए चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई करो तो 50 करोड़ चाहिए। 50 करोड़ ऐसे तो आएंगे नहीं, 500 करोड़ के लिए उसको 50 करोड़ के इशू ऑफ शेयर्स के लिए प्रोटेक्शन कॉस्ट चाहिए। तो उस पैसे को लाने के लिए उसने ये कमर्शियल पेपर इशू कर दिए। अब कमर्शियल पेपर उसने इशू किए 3 महीने के लिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 3 महीने में ये सारा पब्लिक इशू खत्म हो जाएगा। शेयर मतलब एप्लीकेशन छप जाएंगी, लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, शेयर्स इशू हो जाएंगे, और लोगों के जो एप्लीकेशन से पैसा आएगा, 5 करोड़ रुपए का जो शेयर्स इशू करके पैसा आ जाएगा, उसमें से 50 लाख रुपए निकाल कर जिन्होंने लगा रखा उनको वापस दे दिया जाएगा बस। तो क्या हुआ, आपने 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी जिसके शेयर्स इशू करने हैं, शेयर्स इशू करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, उसके बदले में आपने कमर्शियल पेपर इशू कर दिया। कमर्शियल पेपर इशू करने पर जो 50 लाख रुपए मिले, उससे आपने शेयर इशू कर दिए, क्योंकि आपको जो खर्चा करना था कर लिया आपने। शेयर्स इशू करके 5 करोड़ रुपए आ गए,
उस 5 करोड़ में से 50 लाख रुपए निकाल कर वापस दे दिए जिनको आपने कमर्शियल पेपर बेचे। कहानी समझ आ गई कि नहीं? बताओ। यस सर। तो यह ब्रिज फाइनेंस, मतलब आपने एक पुल बना दिया कि उस लॉन्ग टर्म की पैसे के रिक्वायरमेंट के लिए शॉर्ट टर्म तरीके को यूज किया, कैपिटल मार्केट के पैसे को लाने के लिए शॉर्ट टर्म यानी मनी मार्केट को यूज किया, पैसा इकट्ठा किया, उससे लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इकट्ठे किए और लॉन्ग टर्म पैसे इकट्ठा कर शॉर्ट टर्म की पेमेंट वापस कर दी 3 महीने के अंदर, खत्म काम। ब्रिज फाइनेंसिंग इसको बोलते हैं। तो फंड यूज टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर पब्लिक इश्यूज। ठीक है, तो ये बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही कम समय के लिए इनको पैसा दे देती है ताकि अपना काम पूरा कर लें, क्योंकि इनके पास अगर पैसे नहीं है वो, तो ये कई बार बड़े बड़े इश्यूज करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू कर लेते हैं। ये भी डिस्काउंट पे इशू करते हैं और रिडीम पार पे हो जाते हैं। ये तो होगा दूसरा फॉर्म इस मनी मार्केट का। तीसरा तीसरा है हमारा कॉल मनी। कॉल मनी ये जो है ये बैंक्स इशू करती हैं। अब ये कॉल मनी का जो एग्जांपल है ना, एक्चुअली में क्या है, ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, एक दूसरे से एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता रहता है। अच्छा, इनको ना आपने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा था, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो सीआरआर, कई बार ना सीआरआर को मेंटेन करने के लिए भी कॉल मनी यूज की जाती है। तो एग्जांपल है सीआरआर का कि कई बार इनको मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है बैंक्स के अंदर, और कई बार मेंटेन नहीं हो पा रहा होता है ना, तो फिर ये कॉल मनी इशू करते हैं। कॉल मनी बैंक्स इशू करती हैं और इसका मैच्योरिटी पीरियड सिर्फ और सिर्फ 1 दिन से 15 दिन का होता है, सिर्फ इतने शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इसका मिनिमम अमाउंट वेरिएबल है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, जितना मर्जी लगा सकते हैं, जितना मर्जी कर सकते हैं। इसके जो पैसे आते हैं कंपनी बैंक्स के पास आते हैं, इसका जो पैसा आता है इसको फिर वो अपने डे टू डे सरप्लस में लोगों को पैसा वापस देना है, या अपने एक बैंक से दूसरे बैंक से उधार ले रखा है तो उसको वापस देना है। मतलब टेम्परेरी जो उनका कैश डेफिसिट आ जाता है कि आज कम पड़ गया कैश, तो एक दूसरे बैंक से ले लिया तो उसको वापस देना है, तो फिर कॉल मनी इशू कर दी। ये सारा प्रोसेस चलाता रहता है डे टू डे ट्रांजेक्शन को मीट करने के लिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने। अब एक बैंक दूसरे बैंक को अगर कोई इस पर, या किसी बिजनेसमैन को भी, यानी कि मैं और आप भी इसमें कर सकते हैं ये काम। तो बैंक्स को अगर पैसा चाहिए तो किसी को भी ये कॉल मनी इशू करेंगे, और अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसको कॉल रेट बोलेंगे। और ये कॉल का रेट फिक्स नहीं होता, ये डे टू डे, टाइम टू टाइम, मॉर्निंग टू इवनिंग भी चेंज होता रहता है। सारी ट्रांजेक्शन फोन पे होती हैं। होता यह है कि बैंक्स ने जैसे कि एक बैंक से पैसा लिया, तो अब बी बैंक ने पैसा दिया उसको, और इस पर दिया कि ये पैसा जब मांगूंगा तब वापस दे देना। मैं तो दूसरा बैंक ये कहता है नॉर्मली मैक्सिमम 15 दिन का टाइम रहता है, जो 4 दिन 5 दिन भी कह सकता है, 4 दिन 5 दिन पैसा भेज देता है। और ये रेट वो कहता है कि 3% पे दे रहे हैं, 4% पे दे रहे हैं, 6%, उसकी रिक्वायरमेंट पर है। अब जिसको रिक्वायरमेंट है वो कई बार फंस जाता है कि ठीक है इतना ले लेना, 4 दिन के लिए पैसा चाहिए, 6 दिन के पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा, ज्यादा दिन के पैसे नहीं चाहिए, तो 4-6 दिन के लिए इंटरेस्ट देने को तैयार हो जाती है। इसको कॉल रेट बोल। ये कॉल रेट फोन पे ट्रांजेक्शन होती हैं सारी, कि हाँ इतना पैसा भेज दो, कि 50 करोड़ भेज दो, 4 दिन में वापस दे देंगे। तो 15 दिन से ऊपर का टाइम ही पीरियड नहीं है इसके अंदर, इतना कम पीरियड के लिए कॉल मनी घूमती है। ठीक है, सिक्योरिटीज वगैरह जो होती हैं वो नॉर्मली अनसिक्योर्ड सारा होता है, पर एक बैंक दूसरे बैंक में विश्वास करके सारे काम करता है। ठीक है, रेट फ्लक्चुएट होता रहता है और रेट हर घंटे चेंज होता है। 11 बजे कोई रेट है, 1 बजे कोई और रेट हो जाता है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी है और कितनी अर्जेंट है। समझ गए? समझ आ गया कॉल मनी का मतलब भी क्या, दोबारा बताऊं? इसमें अमाउंट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कुछ लाखों में काम होता होगा इसका, कई करोड़ों में काम होता है इसमें। वैसे अमाउंट फिक्स नहीं है इसका कोई भी। फोर्थ और आखिरी, सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। वैसे इसमें एक और भी है, कमर्शियल बिल।
वो भी बताया था। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये एफडी की तरह है। जैसे कि हम लोग बैंक्स में एफडी करते हैं, उस पर रिटर्न मिलता है 5-7% का, जो 6-7% का रिटर्न मिलता है। सेम उसी तरीके से कंपनीज, बैंक्स और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डिपॉजिट्स इशू करती ये डिपॉजिट्स मतलब इशू करती हैं, और हम लोग वहां पर एफडी कर सकते हैं। एफडी बोलते नहीं है इसको, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स बोलते हैं। इसके बदले में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, एफडी का सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसे ही इसका भी सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने इन कंपनीज में पैसा लगा रखा है। और आज बहुत सारी कंपनीज हैं जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करती हैं, बहुत ज्यादा है। आप लगा सकते हो। कारण ये है कि जो बैंक्स में आप एफडी करते हो वहां पे आपको मैक्सिमम 6-6.5% का इंटरेस्ट मिलता है, और ये लोग आपको 8 से 9% इंटरेस्ट देते हैं। आपका इंटरेस्ट रेट हाई है, लेकिन इन कंपनीज में पैसा लगाना रिस्की तो रहता है ना। बैंक्स में फिर भी आप विश्वास करते हो, इन कंपनीज में क्या विश्वास करोगे कि आपका पैसा लेके पता नहीं वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। है तो एफडी की तरह ही, मिलेगा तो 1 साल के बाद ही या 2 साल के बाद। नॉर्मली 1 साल का रखते हैं ये, जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स भी बैंक्स और ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करती हैं। हम लोग इंडिविजुअल्स खरीद सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल्स करते हैं, कंपनीज हैं, ये सब खरीदते हैं। इसका मैच्योरिटी 3 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। मिनिमम इसमें 5 लाख से कम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हम, कम से कम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट हाई होता है इसमें, मैंने कहा 8 से 9% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। और इस पैसे को जो आता है इनके पास शॉर्ट टर्म के लिए, इस पैसे को वो कई बार ना मतलब उधार नहीं मिल रहा होता, तो उस उधार की ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये लोग ये डिपॉजिट्स इशू करते हैं। और ये भी, इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि सारे डिपॉजिट्स को आप बेच भी सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, सेलिंग बाइंग भी होती है इसकी। सिक्योरिटी नहीं होती, पर ट्रांसफरेबल है। तो शॉर्टर पीरियड के लिए आप बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हो लोगों से डिपॉजिट्स ले लेके। ये लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं एक तरीके से, लोगों से और कंपनी से। आखिरी में है कमर्शियल बिल, पांचवा, इस मनी मार्केट का पांचवा इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल इज द सेम थिंग जो हमने पढ़ा 11th के अंदर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको पता बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का होता था ना, बस वही शॉर्ट टर्म का मनी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल जो है कंपनी इशू करती है, मैच्योरिटी पीरियड 90 दिन का होता है। 3 महीने का हमने पढ़ते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज सारे। मिनी अमाउंट इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये भी वेरिएबल है। और इसके जो पैसा आता है कमर्शियल बिल के थ्रू, इसको वो यूज करती है क्रेडिट सेल, जैसे उधार बेचते हैं तो वहाँ पैसा नहीं होता ना, तो वहां यूज करते हैं इस पैसे। नॉर्मली उधार पर बेचने पर ही कमर्शियल बिल इशू किया जाता है ना सारा। तो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, 2-3 महीने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो कमर्शियल बिल के थ्रू वो कर सकते हैं। यानी ये अपना, जैसे बैंक्स में जाकर क्या पढ़ते थे कि एक आदमी ने सामान खरीदा, दूसरे ने बेचा, तो जिसने बेचा उसने दूसरे नाम पर बिल ड्रॉ कर दिया। अब बिल ड्रॉ कर दिया, दूसरे बंदे ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। फिर जाके इस बिल को आप डिस्काउंट करा लेते हो, कहते हैं ना बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल की एंट्री जो हम करते थे। तो ट्रेड बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं कमर्शियल बैंक्स में, तो वो कमर्शियल बिल बन जाता है जब हम डिस्काउंट करा लेते हैं। तो बस वही कमर्शियल बिल सिस्टम वही है सारा, पर वो बिल ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल बिल बन जाता है जब इसको जाके बैंक से हम डिस्काउंट करा लेते हैं, कुछ कमीशन कटवा के, जब पैसा हमें इमीडिएट चाहिए होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या मनी मार्केट के पांचों इंस्ट्रूमेंट्स में से कुछ दोबारा पूछने वाला है? क्योंकि इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं, और यहां तक कि केस स्टडी में पूछ लेंगे आपसे कि ये कौन सा वाला हमारा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको टर्म्स थोड़ी टेक्निकल मिलेंगी, डिफिकल्ट मिलेंगी, इसलिए साथ साथ समझते रहो, पूछते रहो जहां भी डाउट आते हैं। मैं तो बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूँ, रीड नहीं कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। बताओ पांचों में से कोई ऐसी चीज, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल के अंदर आपको जीरो क्लियर कूपन है हम्म। बॉन्ड अभी। समझने हैं, कमर्शियल पेपर में आप ब्रिज फाइनेंसिंग पे ध्यान देना है। ठीक, कॉल मनी आपको मैंने बताया बहुत ही 1 से 15 दिन के लिए, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स कंपनीज करती हैं एफडी की तरह, और कमर्शियल बिल बिल एक्सचेंज होता है। तो ये हो गया हमारा मनी मार्केट का मीनिंग, मनी मार्केट के फीचर्स और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहां से हमारे मनी मार्केट का काम तो खत्म हो गया। अब आती है हमारी दूसरी पार्ट, कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट जो इस फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा है और काफी बड़ा हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट का। अब मनी मार्केट तो अपने आप में अकेली थी,
लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर दो सेगमेंट्स। कैपिटल मार्केट के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। अब इसको अलग अलग पढ़ेंगे, प्राइमरी को अलग, सेकेंडरी को। इसके भी दो फॉर्म्स भी हैं, एक ऑर्गेनाइज मार्केट है और एक अनऑर्गेनाइज मार्केट है। और इसमें सिर्फ हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से डील करते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म, यानी 1 साल से ऊपर टाइम पीरियड के लिए। और इसमें कंपनीज की शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए तो मनी मार्केट बनी हुई है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगता है, लिक्विडिटी भी आती है, और इसमें जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा लगाया जाए, बहुत ही कम पैसे से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैपिटल मार्केट में आप 100, 200, 1000, 5000, 10,000 जितने मर्जी अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप किसी एक कंपनी का शेयर खरीदना है, छोटी सी कंपनी का शेयर खरीदना है, रिलायंस का एक शेयर खरीदना है, तो आप 2500 में खरीद सकते हो। और छोटी कंपनी का शेयर खरीदना 300 में खरीद सकते हो। हाँ, नंबर ऑफ शेयर पे डिपेंड करेगा कि 100 शेयर खरीदने हैं, 300 वाले 3000 लगेंगे, और वही अगर 100 शेयर रिलायंस के खरीदने हैं तो 2.5 लाख रुपए लगेंगे। तो फर्क है कि एक शेयर कितने का, उस पर डिपेंड करेगा आपको इन्वेस्टमेंट कितनी लगानी है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। बाकी आप जितने मर्जी से, आप बहुत छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें रिटर्न्स जो हैं, बहुत हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। एक ही दिन में पैसा डबल हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है, अगर वो शेयर एक दिन में चल जाए। और नॉर्मली कहा जाता है कि ये मार्केट आपको एवरेजली एवरेजली ये शेयर मार्केट आपको ईयर टू ईयर 20 से 25 या 30% रिटर्न हर साल दे देती है। अब 25 से 30% रिटर्न कोई मार्केट नहीं दे सकती। और इसी के अंदर अगर आप और छोटी और सेफ जगह, चलो कैपिटल मार्केट में शेयर मार्केट सेफ नहीं है क्योंकि पैसा डूबने के चांसेस हैं, लेकिन एक सेफ मार्केट, इसका एक और हिस्सा है म्यूचुअल फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और आप लॉन्गर टाइम के लिए लगाते हो पैसा, कम से कम 5 साल, 5 साल से कम तो लगाना ही नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हो, आप सोचते हो कि बहुत जल्दी अमीर बनना है, तो आप म्यूचुअल फंड में मत जाना। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, और कम से कम 5 साल और 10 साल तक लेके जाओ उसको। तो गारंटीड देते हैं, मैं भी गारंटी दे सकता हूँ, मैं किसी कोई कंपनी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं भी गारंटी देता हूँ, आपको 15% गारंटी रिटर्न मिलेगा एवरेजली हर साल, जो कोई एफडी, कोई बैंक, कोई कुछ नहीं दे सकता, कोई मार्केट नहीं दे सकता। तो जो म्यूचुअल फंड आपको एक गारंटीड 14-15% रिटर्न दे सकता। मार्केट का किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी इसलिए 5 साल 10 साल कह रहा हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, पर जब ऊपर जाती है तो नेगेटिव को पॉजिटिव ऐसे बनाती है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना जबरदस्त रिटर्न आता है जब एक मार्केट ऊपर। ये सारा नेगेटिव मैंने खुद फेस किया हुआ है। नेगेटिव रिटर्न को पॉजिटिव आने में मैंने इन्वेस्टमेंट करी, 2 साल 2.5 साल तक नेगेटिव में था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ पैसा लगा दिया मैंने। और अगले 2 साल के अंदर ऐसी मार्केट बढ़ेगी, 5 साल में वो एवरेज पूरे 5 साल की निकल गई, वो लॉस भी सारा खत्म हो गया और रिटर्न भी 15-16% का हर साल का, यानी 80% रिटर्न हो गया समझ लो 5 साल, 16% एक साल का मान के चलो। तो ऐसे रिटर्न आता है कहीं पर 2 साल में। तो इसीलिए कैपिटल मार्केट के अंदर पैसा एक सेगमेंट में सेफ है, एक इसमें सेफ नहीं है। पर हाँ, जहां सेफ नहीं है शेयर मार्केट में, और पैसा बढ़ता बहुत तेजी से और घटता तो और भी बहुत तेजी से। रिटर्न्स बहुत एक्सपेक्टेड हाई रिटर्न है शॉर्ट टर्म के मामले में, तो कंपेयर करें कैपिटल और मनी मार्केट। अब कैपिटल मार्केट का जो दूसरा मतलब दो सेगमेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले चलते हैं प्राइमरी मार्केट की तरफ। प्राइमरी मार्केट जो हमने पढ़ा आपके 12th के अकाउंट्स के अंदर शेयर के चैप्टर में, वो आपकी प्राइमरी मार्केट का चैप्टर है एक तरीके, जिसमें शेयर्स, कंपनी शेयर्स इशू करती हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड जो पढ़ा हमने, वो सारा प्राइमरी मार्केट में, शेयर इशू ऑफ शेयर्स। प्राइमरी मार्केट को हम NIM मतलब न्यू इश्यू मार्केट भी बोलते हैं। जब कंपनीज, दो तरीके से बताता हूं, जब कंपनीज अपने मतलब जब नई कंपनी अपनी पहली बार शेयर निकालती है, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स निकालती है तो प्राइमरी मार्केट से निकालती है, और कई बार पुरानी कंपनीज नए शेयर्स निकालती है तब भी प्राइमरी मार्केट से निकालती है। तो दो तरीके हो गए ना, या तो कंपनी ऑलरेडी है
पर शेयर पहली बार इशू कर रही है, तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो नए शेयर्स निकालती तभी प्राइमरी मार्केट के थ्रू। इसके अंदर पैसा सेवर से एंटरप्रेन्योर्स के पास जा रहा है, यानी हम लोगों का पैसा जा रहा है उन कंपनीज के मालिक के पास। उस फंड्स का वो लोग यूज करते हैं नए प्रोजेक्ट्स लगाने में, एक्सपेंशन में, डाइवर्सिफिकेशन में, मॉडर्नाइज में, मर्जर्स में, टेक ओवर्स में, कहीं पे भी पैसा यूज कर सकते हैं, पर कंपनी में लगा रहे हैं। तो ये पूरा पूरा जो प्राइमरी मार्केट का कंसर्न है, ये नए इश्यूज से है। मैं दो तरीके बता दिए। इसकी कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, कोई एक जगह नहीं है जहां पे आपके शेयर्स आप जाके खरीद सकते हो। हाँ, दो मार्केट बताइए, प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो पहले प्राइमरी आती है, बाद में सेकेंडरी आती है। तो सेकेंडरी मार्केट से पहले आती है प्राइमरी मार्केट। अब इस प्राइमरी मार्केट के थ्रू शेयर्स इशू करने के, यानी शेयर्स को फ्लोटेशन करने के, फ्लोट करने के तरीके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लोटेशन। और इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, क्योंकि हमारा पैसा उन कंपनीज पे जा रहा है जो पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया जा रहा है। और इसका प्राइस प्राइमरी मार्केट में शेयर का प्राइस क्या होगा, ये मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि वो कितने का शेयर बेचना चाहते हैं। रोज रोज नए आईपीओ निकलते हैं। आईपीओ मतलब जो नए शेयर्स निकलते हैं। आज अभी पिछले हफ्ते 4 कंपनीज ने शेयर्स निकाले, आज भी 1 2 3 कंपनीज के शेयर्स एक्चुअल मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है ना, ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कितने का शेयर हम बेचना चाहते हैं और लोग खरीदना चाहते हैं। तो वो ये इशू और अलॉटमेंट है, कंपनी इशू करती है, लोग अप्लाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और फिर वो शेयर अलॉट हो जाते हैं लोगों को। फिर वो जाके बेचने होते हैं ना, तो सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में आप शेयर्स को बेच नहीं सकते, इसलिए इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग होती है। आप, मैं, कोई भी इस प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीद सकता है, बेच नहीं सकता, क्योंकि कंपनीज जो डायरेक्टली कंपनी शेयर इशू कर रही हैं, वो सिर्फ शेयर बेच रही हैं, वापिस नहीं खरीद रही हैं। तो यहाँ कंपनीज और इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बीच में कोई नहीं है। ठीक है, मतलब समझ आया प्राइमरी मार्केट का क्या है। अभी और बताता हूं। यहां तक फीचर समझ आ गए सारे। यस सर। अब आओ नेक्स्ट लिंक में, यहां बताऊंगा आपको मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट।